नमस्कार। आज हमारे साथ हिंदी के मूर्धन्य कवि, विचारक, आलोचक एवं पत्रकार शशि नारायण स्वाधीन जी उपस्थित है। नमस्कार। आज इनके कृतित्व पर केंद्रित एक संवाद होगा। मैं उनकी कविता की पंक्तियों से इनकी शुरुआत करूंगी। सड़कों पर बहता हुआ बहुत नजदीक आ गया है, इस नए वक्त की आंख बन रहा है, जमीन को कुदाल से खोदता हुआ आदमी। तहखानों में छुपा बैठा है आज भी अंधेरा, इसे खोजो पकड़ो खदेड़ो। तो सर, ये जो आपकी कविता अंधेरा जो रही, तो इसमें अंधेरा जो एक युग की तरह उपस्थित रहा जी। फिर यह रास्ता बदलकर इसकी उपस्थिति जो है उजाले की तरफ जाती है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? दरअसल अभी जो आपने शुरुआत की कि सड़कों पर बहता हुआ आ गया है कविता में शामिल होने का वक्त, और आज हम कविता के वक्त में शामिल हैं। हाँ सर। और आपने ये जो प्रश्न किया है कि अंधेरा तो हिंदी साहित्य में और समूचे भारतीय साहित्य में आजादी से पहले के संघर्ष के रूप में, प्रतीक के रूप में रहा है। हाँ सर। मुक्तिबोध के पास भी अंधेरा है। मुक्तिबोध जैसे कवि ने अंधेरे में नज्म कही है, और मखदूम जैसे प्रगतिशील कवि ने अंधेरा नज्म कही है। हाँ, इन दो सेतु कवियों ने जो उर्दू और हिंदी के कविता की धुरी को अपने आप में स्थापित करते हैं, अंधेरे को एक युग की सूचना के साथ लिया था। हाँ, मैंने अंधेरा अपनी कविता में अपने तरह से जिया है, अपने संघर्षों के साथ जिया है। जब बचपन था और जब उसके बाद की शिक्षा हुई और फिर उसके बाद देश भर में भ्रमण हुआ, उस ढंग से कविता अपने अपने क्षेत्रों से जुड़ती हुई चलेगी, विभिन्न क्षेत्रों से, हाँ। जन संघर्षों से जुड़ती हुई चलेगी। तो अंधेरे का प्रतीक जो है लोकतंत्र की उजाले की संभावनाओं के साथ जुड़ता चले गया, क्योंकि आजादी से पहले की जो स्थिति थी वो अंधेरे के एक सघन प्रतीक के रूप में उपस्थित थी। जो मेरी कविता का अंधेरा है, वो अंधेरा लोकतांत्रिक स्तर पर व्याप्त नहीं है, बल्कि उसको तोड़ता हुआ है। अच्छा, इसलिए वो उजाले की तरफ जाता है, जिसकी तरफ आपने सूचना दी है। और मैंने अपनी एक गजल में एक शेर भी कहा है कि शब की दीवार पर सूरज का उजाला लिखकर हम भी जुल्मात के सीने में उतर जाएंगे। जुल्मात यानी अंधेरा, अंधेरे के सीने में हम उतरेंगे, लेकिन रात की दीवार पर उजाले को लिखकर। वाह, क्या बात है सर, बहुत अच्छा सर। सर, आपके वैसे कई कविता संग्रह चर्चित हुए हैं, ऐसा बहुत कम कवियों के साथ होता है। तो आपकी जो रचनाएं हैं, जैसे दस्तक का सच, समुद्र में नदियाँ, सड़क सिर्फ रास्ता नहीं, उम्मीद नहीं हारे हैं दिन, कालजयी, ये जो इतनी सारी रचनाएं आपने लिखी, तो इस लंबी यात्रा के काव्य पड़ाव पर आकर आप क्या अनुभव करते हैं सर? इस काव्य यात्रा के पड़ाव पर आकर इन कविता संग्रहों से जिंदगी को गुजार कर, हाँ सर, ये कहा जा सकता है कि सड़क सिर्फ रास्ता नहीं है। हाँ। इसको मैं सिर्फ रास्ता ही नहीं मानता। उसमें मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, सड़क सिर्फ रास्ता नहीं है, हाँ। वह खून, पसली और हड्डियों की तरह हम में शामिल है। जी सर। हर स्थिति में वह तैयार है हमारे लिए, उसी पर आकर अक्सर हम एक होते हैं। हाँ सर। तो ये जो एक होने की बात है, ये लोकतंत्र की व्यवस्था है, और डेमोक्रेसी में मेरी कविता का बहुत बड़ा विश्वास है। डेमोक्रेसी के हर पहलू से देखें तो कविता डेमोक्रेसी की रक्षा करती है और मानव अधिकारों की रक्षा करती है। जी। उस तरह देखें तो सड़क सिर्फ रास्ता नहीं है, सड़क एक जन समुद्र है, और सड़क पर चलने वाला जीवन एक व्यापक अपने आंदोलन को लेकर है, अपनी मांगों को लेकर है, और वो जी रहा है, वो संघर्षरत है। इस ढंग से सड़क, और फिर उसके बाद दस्तक का सच। तो मेरी कविता ने जब होश संभाला तो वो सोच की दहलीज पर खड़ी होकर उसने देश की तकलीफों को देखा। हाँ, क्योंकि मैं पत्रकार भी रहा। हाँ, उसके अंदर का संघर्ष भी उसमें काम करता रहा, और जन प्रतिबद्धता मेरी प्रगतिशील दृष्टि के कारण संभव बनाती थी मेरे पत्रकार जीवन को। हाँ, तो अतः जो दस्तक का सच है वो शताब्दी के द्वार पर दस्तक देने के बाद की प्रक्रियाएं हैं कि हमने युद्ध भी देखा, अफगानिस्तान पर अत्याचार होते हुए देखा, और इराक पर देखा। ये सारे युद्ध जो है हमारी दुनिया पर थोपे गए।
हिंदुस्तान शांति चाहता था। हाँ सर। और हिंदुस्तान की भूमिका शांति की रही है। तो अतः हम सब कवियों की भी जो भूमिका है वो शांति की तरफ। इसीलिए मैंने कहा कि शाखे जैतून थामे हुए, कालजयी कविता में लंबी कविता जो है उसमें मैंने कहा कि इस समुद्र की शांत लहरों पर शाखे जैतून थामे हुए एक लड़का आ रहा है, उसके हाथों में झुनझुना दे दो। तो वो बच्चा है, और बच्चा इस देश का भविष्य है। नाजिर हिकमत ने बच्चे के सिंबल को अपनी तरह लिया था। उसने कहा था कि दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा अब तक बड़ा नहीं हुआ। वाह क्या बात है। और इलियट ने कहा था कि ये दुनिया किसी बच्चे की चीख पे खत्म होगी, जबकि इलियट का इशारा विरोधाभासी अलंकार रूप में था। हाँ सर। वो ये था कि जब बच्चे की चीख होती है तो दुनिया उत्पन्न होती है। हाँ सर। और मार्कंडेय ऋषि ने देखा था एक बेलपत्र थामे हुए बच्चा उस पर जो है लेटा हुआ आ रहा है समुद्र। हाँ सर। तो इसीलिए शाखे जैतून थामे हुए, जहां पर युद्ध हो रहा था वहां पे बच्चे युद्ध की विरुद्ध अपनी भूमिका को दर्ज करवा रहे थे। तो कविता में जो बच्चा है वो हिंदुस्तान के भविष्य को लिए हुए था। इस तरह उम्मीद नहीं हारे हैं दिन से मेरी कविता जुड़ती है, जहां पर उम्मीद ही एक ऐसी चीज है जो हम नहीं हारते हैं हर स्थिति में। रहा सवाल जो आपने कालजयी कविता का कहा, वो एक जीवन की रचना है। जीवन ने इसको संभव बनाया है। अगर हम समाज द्वारा रचना करते हैं, हाँ सर। तो समाज के जो सकारात्मक नकारात्मक तत्व है वो सब समावेशित होते जाएंगे। लेकिन जीवन की जब हम रचना करते हैं, और जीवन जब रचना की रचना करता है, तो उसमें बहुत सारे विजन ऐसे आते हैं जो सार्वभौमिक होते हैं। हमने अपने जीवन में वैश्वीकरण को देखा है, हमने अपने जीवन में विशाल परिवर्तनों को देखा है। हाँ, उन सारे परिवर्तनों के साथ आम आदमी के पक्ष में जो कविता उपस्थित हुई है, वो कविता के साथ एक जन चेतना के रूप में मेरी कविता ने कहीं न कहीं कदम मिलाकर भारतीय कविता के साथ चलने का एक साहस किया। इसको मैं इतना ही आपके शब्दों में कहूँगा। अच्छा सर, ये उम्मीद नहीं हारे हैं हम, और सड़क सिर्फ रास्ता नहीं जी। ये आपको सृजन करने की प्रेरणा जो है आपको कैसे मिली सर? जीवन, जैसे कि मेरा जीवन एक दैनिक पत्रकारिता से जुड़ा रहा है। पहले दैनिक पत्रकारिता में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे दबाव होते हैं। इसलिए मैं उस पत्रकारिता के जीवन से हटकर बिल्कुल एक शांत लेखन की तरफ लौट आया हूँ, साहित्यिक पत्रिका। इसी कारण मैंने हिंदी संवाद सेतु पत्रिका निकाली, और उसके जरिए हमने हिंदी और उर्दू, जो हैदराबाद की एक सामाजिक संस्कृति है, और हैदराबाद जो दक्खन नाम से जाना जाता है पूरे देश में, और आज भी भारत की समूची कविता में हैदराबाद की हिंदी कविता, जिसमें कई पीढ़ियां हुई हैं, जिसमें ओम प्रकाश निर्मल हुए हैं, राजा दुबे हुए हैं, वेणुगोपाल हुए हैं, और बहुत सारे कवि हैं। उन सबको लेकर हम लोगों ने एक जमीन तैयार की, और वो जमीन जो है जिस पर एक संघर्ष है और उम्मीद हम नहीं हारते हैं आज भी। और कविता, जब मेरी कविता आपकी आवाज बनती है, तो मुझे ये होना चाहिए कि मतलब मुझे और ताकत मिलती है कि मैं कविता और लिखने की सर। हाँ, ये इस ढंग से प्रेरणा मिली। प्रेरणा श्रोता ही है, प्रेरणा आप हैं, प्रेरणा आलोचक हैं, प्रेरणा पाठक है। तो प्रेरणा का जो स्रोत है वो जनजीवन के क्षेत्रों से छनता हुआ हम तक पहुंचता है, रचनाकारों तक। जी, ये तो है। और मुक्तिबोध ने जैसे कहा है कि अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, जाना ही होगा उन दुर्गम पहाड़ियों के पार जहां पर खिली होगी दो अरुण बाहें। तो लिहाजा मैंने अपनी कविता में कहा, वो जहर में बुझी हुई तलवार हो गया, हड़ताल में जो शख्स गिरफ्तार हो गया, कैसी खबर थी फैली तो बस फैलती गई, ऐसा लगा हर आदमी अखबार हो गया। वाह क्या बात है सर। तो ये अखबार होना, उसका आज का जो सूचनात्मक तंत्र है, और व्यक्ति और सूचना प्रौद्योगिकी, हम प्रगतिशील होने के नाते देखते हैं कि हमारे देश में कितना बड़ा विकास हुआ है। जी सर। बहुत सारे जो रचनाकारों का अपना मतलब होता है कि वो नकारात्मक पक्षों को भी देखते हैं, लेकिन सकारात्मक पक्षों की ओर देखने का हमने अपनी कविता में प्रयास किया है, और आम जनजीवन की भावनाओं को, उसके अपने संदर्भों को, उसके अपने समय समय पर होने वाले परिवर्तनों पर हमने अपनी टिप्पणी दी है, कविताएं दी है। जी सर।
सर आप एक प्रगतिवादी लेखक है। जी तो भाषा, शब्द और समीक्षा, जी और जो भारतीय साहित्य में जी कला एवं संवाद भी है, जी, जी। फिर जन भाषा पर भी आपने काफी अच्छे अच्छे ग्रंथों की रचना भी की है। तो यह कैसे संभव हो पाया है सर? दरअसल जहां तक भाषा, शब्द, समीक्षा और भारतीय साहित्य में कला एवं संवाद है, और जो आप कह रही हैं कि भाषा, शब्द और समीक्षा के बाद राजभाषा जनभाषा। पर केंद्रित जो साहित्य है, राजभाषा पर केंद्रित साहित्य को पहले मैं बाद में आता हूं, पहले इन जी सर। सवालों का जवाब दे दूं जी सर। कि भाषा, शब्द और समीक्षा ये इस ढंग से संभव हुआ है कि मैंने अपने अखबारी जीवन में भी पत्रकारिता में साहित्य को बचाए रखा था। जी सर। सबसे पहले, और देश भर से मेरे पास किताबें आती थी। अरुंधति राय किताब भेज रही हैं और दूसरे राइटर्स भेज रहे हैं और कमलेश्वर किताब भेज रहे हैं, तो इन सब की नई किताबों पर मुझे जो है समीक्षा लिखनी होती थी। तो भाषा को हमने तराशा, भाषा के बिना शब्द नहीं है सर, नहीं, और शब्द के बिना समीक्षा संभव नहीं है। तो लिहाजा एक नए संदर्भ में नई स्थापना को लेकर मैंने इसके शीर्षक दिए, और ये विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती, कई प्रोफेसर, इसमें वो किताबें सम्मिलित है जो आज आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगी। हाँ सर। आज जो नई किताब आती है, साहित्य का विद्यार्थी चाहता है कि वो नई किताब पढ़े। हाँ। एमए में क्या आ रही है, हाँ। या कौन सा उपन्यास विश्वम्बरनाथ उपाध्याय का आया है, हाँ। या छिन्नमस्ता की लेखिका कौन है, ये सारी चीजें मतलब उस संदर्भ उसमें है इस ढंग से। और भारतीय साहित्य में कला एवं संवाद, ये मैंने शमीम फैजी जैसे आदर्शवादी पत्रकार को ये समर्पित किया है, और इसमें सर्कस की जिंदगी के साथ जो जुड़े होते हैं कलाकार, छोटे मोटे, उनकी जिंदगी के सुख दुख हाँ हैं, और जहाँ जो पटाखे बनाने वाले किसी हादसे में अनाम मौत मर जाते हैं, जी सर। या कई मतलब ऐसे छोटे मोटे खेल दिखाने वाले जादूगर होते हैं, जो साहित्य से बिल्कुल दूर है ये विषय। लेकिन एक साहित्यकार चूंकि समग्र, जैसा स्पेंडर ने कहा है कि जब कोई हादसा होता है और उसका जवाब जनता साहित्यकार से चाहती है, वैज्ञानिक से नहीं चाहती है, और न राजनीतिक किसी पॉलिटिशियन से चाहती है, उसका जवाब जनता जो है साहित्यकार से चाहती है। तो मैंने इसमें कुछ जवाब देने की कोशिश की है उनकी जिंदगी के साथ। जो कुम्हार है या गणेश मूर्ति के कलाकार हैं, गणेश मूर्तियां बनाते हैं, उनकी जिंदगी कितनी पिछड़ी हुई है। और या जो बरखी निकालते हैं चारमीनार के पास मुस्लिम कलाकार, उनके जीवन को हमने छानने की कोशिश की है। वो सब भारतीय कला एवं संवाद, भारतीय कला में वो संवाद बने हैं। अच्छा सर जी। जैसा कि एक संवाद का बड़ा युग रहा है, और ये संवाद का युग जो है एक संवाद युग के नाम से जो है जन कविता में जाना जाता है, प्रगतिशील कविता में जाता है। लेकिन इसके लिए संभव बनाने की स्थितियों से जुड़ी भी कोई किताब नहीं थी। हाँ, इस तो संदर्भ में जहां तक राजभाषा का सवाल है, मैंने चूंकि मैं भारत सरकार की अनेक मंत्रालयों की हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य रहा हूं, तो इस नाते मुझे बहुत काम करने का मौका मिला है, मिनिस्ट्रीज में भी और दूसरे जन क्षेत्रों में भी, यानी हिंदी के प्रचार प्रसार से, और यूनिवर्सिटियों में भी एक पत्रकार होने के नाते भी, और उससे हटकर भी। तो ये सारी चीजों को मैंने उनके इंटरव्यूज लिए, और मुझे ये लगा कि राष्ट्रभाषा की जो संकल्पना है गांधी जी ने दी थी, राष्ट्रभाषा की, लेकिन आजादी के बाद राजभाषा बनी हिंदी, और फिर हमको भारतीय भाषाओं के साथ उसको लेके चलने का एक सबसे बड़ा रास्ता मिला। तो इस ढंग से उनके बीच में जो भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी अपने शब्दों के आदान प्रदान के साथ जितनी समृद्ध होती जा रही थी, उन सब की ओर मैंने इशारा किया, और उसमें से एक जनभाषा जो हिंदी का व्यवहारिक पक्ष है, राजभाषा का, उसको हमने सामने रखने की कोशिश की है। इस ढंग से मतलब वो सारी चीजें। अच्छा सर, आप एक अच्छे गजलकार भी है सर जी। तो दुष्यंत कुमार के बाद जी भाषा और अभिव्यंजना की जो नवीनता है, या फिर यूं कहे कि समुचित भाषा की जो ताजगी है, जी, या फिर शिल्प की जो तराश है, वह आपकी गजलों में मिलती है सर। जी जी। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी है, त्रिलोचन जी है, बलदेव वंशी जी है, नामवर सिंह है, अजय कुमार सिंह है, तो ऐसे प्रसिद्ध आलोचकों ने भी जो है आपकी गजलों की संभावनाओं पर प्रकाश डाला है सर। जी जी। तो हिंदी गजल लेखन से आप किस तरह जुड़े रहे? दरअसल
दुष्यंत कुमार जी का जहां तक सवाल है, उनसे मैं अपनी तुलना नहीं करूंगा। क्यों सर? दुष्यंत कुमार एक फाउंडर है, अच्छा, गजलकार हैं। दुष्यंत कुमार जब गजल को लेकर आए, हाँ, वो देश के कुछ अलग हालात थे, हाँ, लेकिन मेरी गजल जीवन से छनकर आई है। जी सर। और उसके पीछे हैदराबाद की जो सामाजिक संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम संस्कृति, जी सर, उसका बड़ा योगदान है। पहले हम रेडियो पर बचपन में गजलें सुनते थे, बेगम अख्तर की गजलें सुनते थे इसकी। फिर बाद में जब बड़े हुए, जब स्टूडेंट लाइफ से आगे पोइट्री की तरफ आए और लिखने लगे, तो पोइट्री मूवमेंट से जब हम जुड़े तो बड़े बड़े शायरों के संपर्क में आए, हमने सुनते थे। हैदराबाद की जो सामाजिक संस्कृति है, उसमें मेरा थोड़ा सा यहाँ पर एक अपनी मान्यता और उसका संदर्भ भी है कि उस संदर्भ में मैं ये कहूंगा कि यहाँ हिंदी गजल को हिंदी ही नहीं बल्कि उर्दू से हिंदी गजल को अलग नहीं किया जा सकता है। हाँ सर, वो तो है। जैसा कबीर ने कहा है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन से होशियारी क्या, ये बहर उसने दी है। अब वैसे ही अनवर नजीर बनारसी है, शास्तम कनत है, ये मखदूम है, ये सारे लोग जिस संदर्भ में गजल कह रहे हैं वो सामाजिक संदर्भ था। तो मेरी गजलों में भी निजी पीड़ा से अधिक सामाजिक संदर्भ आया है। और सामाजिक संदर्भ जैसे मैं आपको कुछ शेर है मतलब बता दूं, अगर हाँ आप इजाजत दें तो हाँ संग्रह सर, से। जरूर सर। कि एक गजल है, सूरज भी वही है, हाँ, वही रास्ता है हमारा। हाँ, सूरज भी वही है, वही रास्ता है हमारा, लगता है सफर धूप ही लिखा है हमारा। मालूम नहीं किसकी तलब में है रवा हम, मालूम नहीं किसकी तलब में है रवा हम, दिल जाने किसे ढूंढता फिरता है हमारा। वाह, क्या बात दिलदार ने किसे ढूंढता फिरता है हमारा। बहुत खूब सर, बहुत अच्छा सर। सर, आपकी कविता का जो है सौंदर्य जो है जन प्रतिबद्धता के बीच उपस्थित है, तो इस बारे में संघर्ष में यह उपस्थिति कैसी? सौंदर्य बोध एक जीवन से छनकर आता है और दुनिया में कवि सारी चीजों को, खूबसूरत चीजों को बचाना चाहता है। जी सर। और खूबसूरती बच्चे में है, खूबसूरती फूल में है, खूबसूरती दुनिया में है, खूबसूरती गरीबी में है, और खूबसूरती आप इमारतों में है। जी सर। चांद में है। जी सर। ये सारा मतलब एक सौंदर्य है। हिंदी साहित्य में एक सौंदर्य शास्त्र है। जी सर। सौंदर्य शास्त्र पर हम नहीं जाएंगे। मैंने अपनी कविता में दुनिया की तमाम विध्वंसक शक्तियों के विरुद्ध, हाँ सर, लोकतांत्रिक शक्तियों के हाथ को मजबूत करते हुए, हाँ सर, शांति के सौंदर्य को बचाए रखने की वकालत की। वाह सर, बहुत खूब सर। शशि नारायण स्वाधीन जी की कविता में जहां एक और उन्होंने अपने युग को वाणी दी है, वहीं जो है उनके गद्य लेखन ने एक सामाजिक जनपक्ष को भावनाओं के साथ जोड़ा भी है और उनका पत्रकारिता का जनपक्ष भी विरल है। तो स्वाधीन जी जो है यहाँ आए, दर्शकों को जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी लेखनी ऐसे ही सशक्त एवं समाजोपयोगी रचनाएं लिखती रहे, इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। नमस्कार।